हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सिंगापुर की एजुकेशन दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन वहीं भारत का एजुकेशन सिस्टम आज भी अंग्रेजों की सैकड़ों साल पहले बनाई गई नीतियों पर ही आधारित है। एक समय पर सिंगापुर भारत से भी गरीब देश हुआ करता था, लेकिन आज सिंगापुर जिस मुकाम पर खड़ा है, वहाँ तक पहुँचने में उनके एजुकेशन सिस्टम का अहम योगदान रहा है। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम भारत से काफी अलग भी है और दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम में कई समानताएं भी हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंगापुर और भारत के एजुकेशन सिस्टम को विस्तार से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन से देश का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है। हालांकि आप इसका जवाब जानते ही होंगे, सिंगापुर के आगे भारत का एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं टिक पाता है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी पढ़ाई भारत से पूरी की होगी। ऐसे में आप अपने देश के एजुकेशन सिस्टम से तो भाई अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है? सिंगापुर में बच्चों को आखिर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि उनका दिमाग इतना तेज होता है और नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं। वहीं भारत का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ऐसे लोगों को तैयार करता है जो डेस्क पर बैठकर 9 से 5 की जॉब पूरी कर सके। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सिंगापुर में एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और यही वजह है कि आज सिंगापुर की 97% से ज्यादा आबादी एजुकेटेड है, तो वहीं भारत का साक्षरता दर 76% के आसपास है। सिंगापुर भारत के बाद आजाद हुआ, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही तेजी से तरक्की की। 1970 और 80 के दशक में ही सिंगापुर के लोग समझ गए थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। सिंगापुर में 1996 के बाद ये नियम लागू कर दिया गया कि देश में हर बच्चे को पढ़ाई करना जरूरी है और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसका दोषी उसके माता पिता होंगे। भारत में भी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी तो है, लेकिन लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और कम उम्र में ही उनके ऊपर घर का बोझ आ जाता है। सिंगापुर के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ के सरकारी स्कूल भी भारत के प्राइवेट स्कूल से बेहतर होते हैं। सभी स्कूलों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, बच्चों को पीने का साफ पानी मिल सके, क्लासरूम में बच्चों को अच्छा फर्नीचर मिले, इन सब बातों का सिंगापुर की सरकार ध्यान रखती है। तो वही भारत के सरकारी स्कूलों की हालत आप अच्छे से जानते ही हैं। स्कूलों में पानी की मशीन तो लगी होती है, लेकिन कई सालों तक उनकी सफाई नहीं होती है। बच्चे टूटी फूटी बेंचेस पर बैठते हैं और यहाँ तक कि कितने ही स्कूलों में तो आज भी बच्चे जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं। हालांकि एक चीज में भारत के स्कूल सिंगापुर से बेहतर नजर आते हैं और वो है प्लेग्राउंड। सिंगापुर चूंकि एक छोटा सा देश है, इसलिए इस देश के स्कूलों में प्लेग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। वहीं भारत के सरकारी स्कूलों में खास तौर पर बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। भारतीय सरकार हर साल अपने बजट का 10.4% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है। वहीं छोटा सा देश सिंगापुर अपनी अर्थव्यवस्था का 28.84% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर ही खर्च करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगापुर की सरकार शिक्षा को लेकर कितनी सजग है। यूं तो भारत में आज 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 15 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं। वहीं सिंगापुर में सिर्फ 34 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटीज सरकारी हैं। वहीं पूरे सिंगापुर में सिर्फ 430 स्कूल हैं। इसकी एक वजह सिंगापुर की कम आबादी है। पूरे सिंगापुर में सिर्फ 60 लाख लोग रहते हैं। इतनी आबादी तो भाई भारत के 2-3 जिलों में ही देखने को मिल जाती है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच अनुपात में भी सिंगापुर भारत से कहीं बेहतर है। सिंगापुर में हर 12 स्टूडेंट्स पर औसतन एक टीचर मौजूद है। वहीं भारत में 30-35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के कितने ही स्कूलों में तो 100 से ज्यादा छात्रों पर सिर्फ एक ही शिक्षक मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाना, उन पर ध्यान देना और उन्हें कंट्रोल करना आपको लगता है आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट एक प्रकार का दोस्तों एग्जाम होता है जिसमें दुनिया के तमाम देशों के बच्चे हिस्सा लेते हैं। इस एग्जाम में मैथ्स, साइंस और रीजनिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं। सिंगापुर की रैंक इस एग्जाम में हर साल नंबर 1 रही है। ये एग्जाम हर 3 साल में कंडक्ट कराया जाता है। वहीं भारत ने आखिरी बार इस एग्जाम में साल 2009 में हिस्सा लिया था। और आपको जान के शर्मिंदगी महसूस जरूर होगी कि 73 देशों में से भारत को 72वीं रैंक मिली थी। इसके बाद दोस्तों भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी बवाल भी हुआ था और उस बवाल को शांत करने के लिए भारत ने फिर कभी पीसा टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। हाल ही में भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई जो 5+3+3+4 के सिद्धांत पर आधारित है। एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी क्लास तक पहला चरण है, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को दूसरे चरण में रखा है, 8वीं कक्षा तक तीसरा चरण और इसके बाद के 4 साल को चौथे चरण में डाला गया है। इससे पहले भारत की एजुकेशन पॉलिसी में एलिमेंट्री एजुकेशन शामिल नहीं थी। वहीं सिंगापुर में 6+4+2 का फॉर्मूला चलता है। पहले 6 साल प्राइमरी एजुकेशन के होते हैं, यानी पहले से 6ठी क्लास तक। इसके बाद 7वीं से 10वीं क्लास तक हाई स्कूल और उसके बाद 2 साल सेकेंडरी हाई स्कूल। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, भारत में 10वीं क्लास के बाद बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड किया जाता है।
तो वहीं सिंगापुर में छठी क्लास के बाद ही बच्चों को स्ट्रीम के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। 6th क्लास पूरी होने के बाद बच्चों को एक एग्जाम देना पड़ता है, PSLE यानी प्राइमरी स्कूल लर्निंग एग्जाम। इस एग्जाम में जो बच्चे अच्छे नंबर्स लाते हैं उन्हें एक्सप्रेस स्ट्रीम दी जाती है। एवरेज बच्चों को नॉर्मल एकेडमी में रखा जाता है और सबसे कम स्कोर करने वाले बच्चों को नॉर्मल टेक्निकल में शामिल किया जाता है। इस आधार पर 3 कैटेगरी 7th क्लास में ही डिवाइड हो जाती है। सन 1980 में सिंगापुर में ये स्ट्रीम कैटेगरी का फॉर्मूला लागू किया गया था। इसमें कमजोर बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा दी जाती है और एक्सप्रेस स्ट्रीम वाले बच्चों को थोड़ी हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ये कैटेगरी का सिस्टम आगे तक जारी रहता है। 10वीं क्लास के बाद एक्सप्रेस स्ट्रीम के बच्चे O लेवल का एग्जाम देते हैं और जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और 12वीं के बाद वो यूनिवर्सिटी में एंट्री करते हैं। वहीं नॉर्मल एकेडमी और नॉर्मल टेक्निकल के बच्चे सीधे यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनके पास पॉलिटेक्निक, आर्ट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में से एक चीज चुनने का अवसर होता है। हालांकि 7वीं से 10वीं के बीच अगर कोई स्टूडेंट अपर स्ट्रीम में जाना चाहे तो वो एक एग्जाम क्लियर करके अपना लेवल अपग्रेड कर सकता है। लेकिन सिंगापुर के सिस्टम में कई खामियां देखने को मिली। एक्सप्रेस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स खुद को बेस्ट समझने लगते हैं, तो वहीं अन्य 2 स्ट्रीम के बच्चों के अंदर खुद के प्रति हीन भावना आने लगी और अपर स्ट्रीम के बच्चों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या आने लगती है। नॉर्मल स्ट्रीम के बच्चों को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे और बहुत ही जल्दी वो हिम्मत भी हार जाते हैं। सिंगापुर की सरकार पिछले कई सालों से बच्चों के अंदर ये बात नोटिस कर रही है, इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है कि वो 2024 में स्ट्रीम कैटेगरी को खत्म कर सब्जेक्ट बेस्ड बॉन्डिंग की शुरुआत करेंगे। इसमें बच्चे हर सब्जेक्ट में अलग अलग ग्रेड सिलेक्ट कर पाएंगे। मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में G1, G2, G3 करके 3 ग्रेड्स होंगे। इसमें ग्रेड 3 बेस्ट होगा तो वहीं ग्रेड 1 आसान होगा। लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होगा और उसमें सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल पाएगी। वहीं भारत की बात करें तो भारत अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम को ही अपना रहा है। समय समय पर थोड़े बहुत चेंजेस उसमें किए जाते हैं, लेकिन ये बदलाव देखिए ना काफी है। आज का जमाना ईमेल और इंटरनेट का है, लेकिन आज भी बच्चों को स्कूल में लेटर राइटिंग में टॉपिक्स दिए जाते हैं। अपने अंकल को घड़ी के लिए धन्यवाद करें या फिर जन्मदिन पर ना आने के लिए माफी मांगते हुए दोस्त को पत्र लिखें। इसकी बजाय बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने बॉस को मेल कैसे करें, क्योंकि ये तो टीचर्स और सरकार दोनों ही जानते हैं कि आज के समय में पत्र लिखकर कोई अपने अंकल को धन्यवाद नहीं कहता। सिंगापुर सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है और अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो हो सकता है कि उसे दूसरी लैंग्वेज आती हो। लेकिन दोस्तों, भारत में इंग्लिश को लैंग्वेज की बजाय मेन सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया गया है और अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है तो उसे बिलो द एवरेज स्टूडेंट समझ लिया जाता है। इस पर कोई बात ही नहीं करता कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ लैंग्वेज है। लैंग्वेज न आने पर आप किसी बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं। सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की एक और अच्छी बात यह है कि इस देश में टेक्स्ट बुक्स को प्राइवेटाइज्ड किया हुआ है, यानी स्कूल अपनी मर्जी के हिसाब से अलग अलग एजुकेटर्स की बुक्स और सिलेबस अपने स्कूल में लगा सकते हैं। तो वहीं भारत में सरकार सिर्फ NCERT की किताबों पर जोर देती है। प्राइवेट स्कूल्स कुछ अलग अलग पब्लिशर्स के बुक्स अपने स्कूल में लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सभी स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए और इसके लिए NCERT की किताबों से ही सभी स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए। किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों टीचर्स की सैलरी भी काफी अहम होती है। एक टीचर को अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देगा या देगी और वो मन लगाकर उन्हें पढ़ाएगा भी। भारत के प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की औसत सैलरी 18 से 20 हजार रुपए है और नए टीचर्स को 7,000 रुपए की मंथली सैलरी में ही संतुष्ट होना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स को ठीक ठाक सैलरी मिलती है, लेकिन सिंगापुर के मुकाबले भी वो काफी कम है। सिंगापुर में टीचर्स को 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है। बड़े स्कूल्स में और अनुभवी टीचर्स का वेतन 20 से 25 लाख रुपए महीना भी होता है। सिंगापुर और भारत के एजुकेशन सिस्टम में कई समानताएं भी हैं, जिन्हें आप सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। भारत की ही तरह सिंगापुर में बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का दबाव बनाया जाता है। भारत की तरह ही सिंगापुर में बच्चों को काफी ज्यादा होमवर्क दिया जाता है। वहीं हम यूरोपियन देशों की बात करें तो बच्चों को होमवर्क ना के बराबर मिलता है और होमवर्क के तौर पर अलग अलग एक्टिविटीज कराने के लिए बच्चों को कहा जाता है। सिंगापुर में भी ट्यूशन का कल्चर है। लगभग 97% बच्चे स्कूल से घर आने के बाद अलग से ट्यूशन के लिए जाते हैं और भारत में भी ट्यूशन का कल्चर काफी कॉमन है। सिंगापुर में भी बच्चों को रट्टाफिकेशन के लिए कहा जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज और नए आइडियाज के बारे में बात की जाती है, लेकिन जापान या यूरोपीय देशों के मुकाबले प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में सिंगापुर थोड़ा पीछे रह जाता है। सिंगापुर के बच्चे वर्ल्ड लेवल पर ग्रेजुएशन के मामले में 2 साल पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सिंगापुर में अनिवार्य नेशनल सर्विस का रूल है। 18 साल के होने के बाद सभी मेल्स को 2 साल के मिलिट्री सर्विस करना जरूरी है। युवा अपनी मर्जी के मुताबिक सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस, सिंगापुर सिविल डिफेंस और सिंगापुर पुलिस फोर्स में से किसी एक को चुन सकते हैं और उसमें 2 साल की सेवा प्रदान कर सकते हैं। सिंगापुर की सरकार का कहना है कि उनका देश काफी छोटा है और अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो देश की जनता को सरकार का साथ देना होगा
सिंगापुर में 98% लोग अनिवार्य नेशनल सर्विस का समर्थन भी करते हैं। वहीं भारत में इस तरह की सर्विस का कोई नियम लागू नहीं है और भविष्य में भी ऐसा कोई नियम बनाए जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर और भारत के एजुकेशन सिस्टम की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और भारत में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।